हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे थे पी ब्लॉक नोबल गैसेस। लेक्चर 3 आज है। जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स हमें करना है। हम जेनॉन ऑक्साइड्स फ्लोराइड्स कर चुके थे सेकेंड लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर आज कंक्लूडिंग लेक्चर होगा। इसके बाद लेक्चर 3 के बाद नोबल गैसेस खत्म हो जाएंगी। तो जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स आज का टॉपिक है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो टॉपिक हमारा है जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स। जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स क्या है भाई? जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स कई तरह के जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स हो सकते हैं, होते हैं। जैसे XeO F2 जेनॉन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, ये है। XeO2F2 जेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, दो ऑक्सीजन दो फ्लोरीन, सिंपल। XeOF4 जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन ट्राईऑक्सी डाईफ्लोराइड, जेनॉन डाईऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, होते हैं। तो ये कुछ जनरल केसेस हैं या जनरल फॉर्म्स हैं जो ऑक्सीफ्लोराइड जेनॉन के होते हैं। इनमें से इनकी प्रिपरेशन के मेथड्स देखने। प्रिपरेशन देखें, आसान मेथड्स हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें अगर जेनॉन फ्लोराइड्स की, तो ऑक्सीफ्लोराइड्स बन जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स gives xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स। ये सेकंड वाली बात समझ नहीं कि ऑक्सीफ्लोराइड को ही हाइड्रोलाइज करोगे तो ऑक्सीफ्लोराइड मिलेगा। हाँ, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी। एक ऑक्सीजन वाला होगा तो दो ऑक्सीजन वाला बन जाएगा, इस तरह का कोई सीन होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जाता भी है। तो देखें आप, मान लो आपके लिए जेनॉन का टेट्राफ्लोराइड रखा हुआ है, फिर आपने पानी रखा, XeOF2 में कन्वर्ट हो जाएगा और HF निकल जाएगा। हेक्साफ्लोराइड आप ले लीजिए, वाटर का इस्तेमाल करिए, देखिए क्या बनेगा। XeOF4 ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और HF निकल जाएगा, एसिड बाहर। XeF6 और यहाँ पे पानी की अधिकता ले लीजिए, थोड़ा सा एक्सेस में वाटर ले लीजिए, तो एक्सेस में वाटर आते ही जो हाइड्रोलिसिस है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा। इस तरह से और भी बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक, लिखे स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स। जेनॉन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, वो देखें। और चाहो तो WSEPR थ्योरी से, वेसेपर थ्योरी से, या फिर हाइब्रिडाइजेशन से, जो VBT का वो एक हिस्सा है, तो हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो, वेसेपर थ्योरी से चाहो वहां से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर देखना हो तो जैसे जेनॉन जेनॉन के बॉन्ड्स देखने हो, कुछ भी देखना हो, इस तरह का काम कर सकते हैं। तो मान लो जेनॉन के साथ फ्लोरीन के बॉन्ड्स अगर आप देखें तो 2, 4, 6 बॉन्ड्स हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। जैसे X और ये सिंगल बॉन्ड्स अगर हम देखें तो XeF2 के अंदर तो 2 बॉन्ड्स मिलेंगे और XeF4 के अंदर आपको 4 बॉन्ड्स मिलेंगे, XeF6 के अंदर आपको 6 बॉन्ड्स मिलेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात और भी है कि जितने XeF बॉन्ड्स मिलेंगे,
हर केस में वो जितने सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे उस पे ही डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा क्या हाइब्रिडाइजेशन है और कितने सिग्मा बॉन्ड्स मिल रहे हैं, कितने लोन पेयर्स मिल रहे हैं, उसी से पता चलेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन है। जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो ज़रा एक बार नज़र मार लेते हैं XeF2 पे, ज़रा एक नज़र मारो। XeF2 XeF2 की चर्चा अगर करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स मिले मेरे हिसाब से, 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा, 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ जरा लोन पेयर की चर्चा करो। लोन पेयर की चर्चा क्या होगी, सोचो। तो अगर जज करने की कोशिश करो लोन पेयर कितने होंगे, सोचो। Xe जेनॉन और फिर इसके साथ फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन लगा दो, एक इधर फ्लोरीन लगा दो, तो जेनॉन भाई साहब के पास कितने लोन पेयर होंगे। जेनॉन का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है पहले से ही है, आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो 8 थे इनके पास आखिरी में, 2 इधर उधर बढ़ गए। जो ये 2 बढ़ गए तो कितने बचे, 6। तो कितने लोन पेयर हो गए, 3। 3 का मतलब क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, तो आंसर आया 5। 5 का मतलब हो गया sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इनके सामने मैं इनके हाइब्रिडाइजेशंस लिख देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड भी हटाता हूँ। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी की जगह अगर XeF4 लिखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, है ना। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड के बाद भी आपके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे जेनॉन में, तो sp3d2 बचेगा आपके पास, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसी की जगह अगर आपसे पूछा जाए कि XeF6 के क्या हाल हैं, तो ऐसी XeF6 के साथ देखो 6 सिग्मा बॉन्ड के बाद एक लोन पेयर बचेगा, तो 7 आंसर आएगा। तो sp3d3 आपका आंसर होगा, ठीक। अब सोचो sp3d3 आंसर है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हर हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी है एक ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आपको ही सोचना है। sp3d की ज्योमेट्री का शेप क्या होगा, इसका शेप होता है लीनियर। क्या sp3d का शेप लीनियर ही पड़ा है, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ा। तो यहाँ लीनियर कैसे, यहाँ लीनियर इस तरह कि भैया जो भी चेंजमेंट आने वाला है, वैसे तो हमने पढ़ रखा है sp3d की कोई अलग ज्योमेट्री होती है, sp3d2 की अलग होती है, sp3 की अलग होती है, लेकिन जब लोन पेयर्स आते हैं तो ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। यहाँ वही केस है कि लोन पेयर हैं आपके पास, देखो सिग्मा बॉन्ड है 2 और लोन पेयर आपके पास हैं 3, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो सारे डिस्टॉर्शन के बाद लीनियर होता है। इसका स्क्वायर प्लेनर होता है और इन भाई साहब का जो है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। पर फिर वही बात, ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल स्टैंडर्ड परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ये इनकी ज्योमेट्रीज हैं, ध्यान रखें। जैसे मैं कुछ आपको बना के दिखाता हूँ एक आध, है ना। जैसे XeF2 की बातें करें, पहला एग्जांपल तो यही है। Xe के साथ आप ऊपर एक F ले आइए, एक नीचे F ले आइए, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर, ठीक। तो ये XeF2 का एग्जांपल है। आप इसकी जगह Xe का एग्जांपल लीजिए, XeF4 का। तो स्क्वायर प्लेनर देखिए कैसे बन गया भाई, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे लोन पेयर। और अगर आपकी इच्छा इनको मिलाने की हो तो आप इस प्रकार से इनको मिला करके स्क्वायर प्लेनर की शक्ल देख सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब दूसरी ज्योमेट्री देखिए, और भी अच्छी है। जरा XeF6 की बातें करें, है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो जरा Xe देखें, तो यहाँ पे एक F, इसके सामने एक F, इसी तरह ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन और एक यहाँ फ्लोरीन। अच्छा, इनके ऑपोजिट कुछ भी नहीं मिलने वाला,
थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, ये भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, और यहाँ पे आपका लोन पेयर का लोब, ये XeF6 है। अब जरा ऑक्साइड्स की बातें कर लें और ऑक्सीफ्लोराइड्स की बातें कर लें, तो जरा XeO3 की चर्चा करें। अच्छा, XeO4 जो है अपने आप में बहुत कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं, तो XeO3 ही पढ़ा जाता है, इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये स्टेबल होता है। जरा जिनॉन देखें, जिनॉन डबल बॉन्ड के साथ O बनाएगा, डबल बॉन्ड के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ पे एक लोन पेयर का लोब ऊपर, ये XeO3 हो गया। दूसरा देखें, XeOF2 ऑक्सी डाइफ्लोराइड, टी शेप्ड होता है, ये बना के दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन, नीचे फ्लोरीन, ऊपर भी फ्लोरीन, ये लोन पेयर का लोब, ये लोन पेयर का लोब, ये टी शेप्ड है, ठीक है ना। लोन पेयर को भूल जाइए, शेप जो है वो लोन पेयर को छोड़ करके बोली जाती है। अच्छा, XeO4 लो भाई, बना देते हैं। अनस्टेबल लिख लीजिएगा, इस पे बहुत कम स्टेबल होता है, तो ये जैसे ही ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, और ये डिकम्पोज हो जाता है तो ये ऑक्सीजन और जेनॉन अलग अलग कर देता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है XeO4 से, ध्यान रखें। और XeO4 का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है, तो डबल बॉन्ड के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ O, ये बाहर प्लेन के, ये अंदर प्लेन के, इस तरह से टेट्राहेड्रल बनता है। आप चाहो तो इसमें और भी तमाशेबंदी कर सकते हो, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये आपको टेट्राहेड्रल दिखाई देगा। आओ देखो अगला एग्जांपल, XeO2F2 कर लेते हैं, है ना, ये कर लेते हैं। जेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, ये बाईपिरामिडल टाइप का कंपाउंड है। देखना, जेनॉन, इसके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ एक लोन पेयर का लोब, और फिर ये देखो गौर से, तो अगर यहाँ कुछ होता तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना। और इसके बाद इसी में प्लेन के ऊपर फ्लोरीन, प्लेन के नीचे फ्लोरीन, तो मिला जुला के अगर इसको अंत में देखा जाए तो ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ये कहीं नजर आता है। ठीक, थोड़ा सा गंदा हो गया, गंदा नहीं है बेसिकली, सही स्ट्रक्चर बना है, बस एक साथ ही ज़्यादा बना दिया है, सारी लाइंस बना दी हैं, ठीक है ना। इसके बाद XeO3F2, ये भी बन सकता है। ट्राईऑक्सी डाईफ्लोराइड, तो ये भी बाईपिरामिडल टाइप का एक कंपाउंड है। ये Xe हो गया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये बन गया है ट्रायंगुलर प्लेनार। और ट्रायंगुलर प्लेनार के बाद दो फ्लोरीन हमारे पास बची हुई हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो एक्सियल पोजीशन पर जाता है, ठीक। तो ये पहुंच गया ऊपर, देखो तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल दिखाई दे रहा है, ठीक। तो लिख भी लीजिए, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, सेम टू सेम यहाँ भी यही है। और नोट्स बनाना तो भैया देख के लिख लेना, स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, मैं लिख के बना तो दे रहा हूँ। जरा XeO2F4 बनाए डाईऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड का, तो अगर डाईऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड का बनाना है तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, गौर से देख लो। Xe, ठीक, यहाँ पे F, यहाँ पे F, ये F, ये F, और उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ O, और ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या बना, ऑक्टाहेड्रल, नाम लिख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल, ये स्ट्रक्चर है बेटे। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो तो हम कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन से समझाना और बेहतर है, आसान है, अच्छा होता है। आप जब भी कभी किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे जाएं तो बॉन्डिंग की थ्योरी से आप समझाएं उसको, हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो अच्छा ही लगेगा, है ना, ज़रूर। और एक चार्ट बना देते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए कि किसके क्या स्ट्रक्चर्स, अगर नोट्स नहीं होते हैं तो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जेनॉन ट्राईऑक्साइड, जेनॉन टेट्राऑक्साइड बहुत कम स्टेबल है, इसकी चर्चा ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी किसी कीमत पे, स्ट्रक्चर वगैरह पे इस पे कमेंट नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है तो डिकम्पोज हो जाता है। जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड,
xenon, डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, और इसके बाद xenon ट्राईऑक्सी डाइफ्लोराइड और xenon डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ये आपके पास ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स की गिनती लिखी हुई है। पहले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इन भाई साहब का भी sp3 ही है, ठीक है ना। फिर sp3d है, फिर sp3d2 है, उसके बाद sp3d है, इनको रट लीजिए, निकालेंगे तो यही आएगा, sp3d है, और आखिरी वाले का जगत फेमस sp3d2 है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री को तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वही ज्योमेट्री है, और शेप कैसी है, शेप उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो हम शेप की स्पेशली चर्चा करते हैं। शेप की चर्चा करें तो पहला वाला पिरामिडल है। पिरामिडल ही क्यों है, होना तो टेट्राहेड्रल चाहिए, sp3 है, पर वही बात कि जो लोन पेयर्स हैं ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला टेट्राहेड्रल है। अच्छा, तीसरे की बात करो, तीसरा वाला जो है sp3d भी बना के भी दिखाया था कि टी शेप्ड है। चौथा वाला जो है वो स्क्वायर पिरामिडल है। जब भी कभी ज्योमेट्री बोली जाती है लोन पेयर की प्रेजेंस में, तो जो ज्योमेट्री बन के आती है वो और लोन पेयर के लोब को काउंट नहीं करते हैं, ज्योमेट्री में उसका कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद इसको देखें तो ये डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, और ये भी ट्रायंगुलर बाई पिरामिड ही होता है। अच्छा, ये क्यों डिस्टॉर्टेड नहीं है sp3d वाला, सोचो, याद करो, तो 3 ऑक्सीजन थे ना, तो पूरे ट्रायंगुलर प्लेन में ऑक्सीजन आ गए थे ट्रायंगल के अंदर, और इसके अंदर 2 ऑक्सीजन थे, तो एक जगह तो सिर्फ लो भी था लोन पेयर का, तो इसको तो ज्योमेट्री में गिनते नहीं है, तो इसको एक तरह से कंसीडर कर लिया कि ट्रायंगुलर प्लेन में है लेकिन डिस्टॉर्टेड है, ठीक है ना। और ये तो अपना बढ़िया सुंदर अच्छा ऑक्टाहेड्रल होता है। अभी सबके स्ट्रक्चर बना के भी दिखाए, तो आप ये कर लीजिए, बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा इस पर कोई डिस्कशन नहीं, स्ट्रक्चर्स हो गए भाई, काम खत्म, ठीक है ना। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन को देखना हो तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरह से देखा जा सकता है। अगर जेनॉन को समझो, है ना, कैसे हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, अगर इसी को देखना हो तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि इतना लंबा चौड़ा हाइब्रिडाइजेशन दिखा कैसे रहा है जेनॉन। सेंट्रल एटम है, जेनॉन को देखो तो अगर ग्राउंड स्टेट की बातें करें, जी स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर पहला ऑर्बिटल जो है उसका वो 5s है, और दूसरा ऑर्बिटल देखो आप, ये तो ये 5p है, और क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो आगे वाला 5d को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ना ही आगे अपना कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 5d है, बचा हुआ है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आप ले आओगे इसको, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है देखो, इसके 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चले जाते हैं, तो 5s तो ठीक ठाक है, और जो 5p है इसमें सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन रह गए, और 5d के अंदर गंदा बन गया थोड़ा सा, ये आ गए, ठीक है। अब जब ये आ गए हैं तो इनको हाइब्रिडाइज करना है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये वाले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अगर आप देखो तो ये हुआ sp3d, तो ये जो दो हैं ये क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे ना, पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स ये बनेंगे इससे, ये पाई बॉन्ड्स नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बनता है ना, उसमें एक सिग्मा एक पाई होते हैं, तो जो 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो यहां से बनते हैं, ठीक।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन का तरीका था कि इस तरह हाइब्रिडाइजेशन होता है। खैर कोई चमत्कार नहीं है, अगर वीबीटी याद है 11th की तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में और ये समझने में कि कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं कोई परेशानी नहीं आएगी। अब चर्चा करते हैं यूजेस ऑफ नोबल गैसेस की। तो चर्चा करो यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के क्या क्या यूजेस हैं, अब समझो नोबल गैस के क्या यूज हैं। नोबल गैस जो है हीलियम का अगर देखें तो वो बलून्स में भरने में काम आता है। अच्छा, बलून्स भर के मतलब क्या गुब्बारे उड़ाते हैं? गुब्बारे नहीं उड़ाते हैं, अच्छे काम हैं बलून्स में भरने के। अगर कभी याद हो कुछ बहुत बड़े बड़े बलून्स को भर करके गुब्बारे भर के हवा में उड़ा दिया जाता है, उससे एटमॉस्फेयर की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है ना। और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए बलून में हीलियम को भर के बलून्स को उड़ा देते हैं। ठीक, तो चीफ यूज मुझे लिखना चाहिए, चीफ यूज ऑफ हीलियम एज इन फिलिंग बलून। ठीक, अच्छा किस लिए? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, ठीक है ना। एक बात और भी है कि हाइड्रोजन को उठाना आसान होता है क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, और हीलियम को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हीलियम जो है वो भारी आदमी है। लेकिन हाइड्रोजन जो है इनफ्लेमेबल है, भले ही वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता लेकिन खुद जल जाता है। हीलियम की खास बात यह है कि खुद जलता नहीं है, इनफ्लेमेबल नहीं है, इसलिए हीलियम का इस्तेमाल हम लोग बलून फिलिंग में करते हैं। दूसरा, लिक्विड हीलियम, अगर सोचें लिक्विड हीलियम की चर्चा करें। लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है लिक्विड हीलियम। बॉइलिंग पॉइंट 4.2 के, 4.2 केल्विन, इतने कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है, मतलब कि गैसियस स्टेट में आ जाता है, बड़ा खतरनाक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट, क्रायोजेनिक एजेंट। लैब के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है एट लो टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर्स पे रिएजेंट के तौर पे हीलियम का इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, क्रायोजेनिक क्या होता है बताइए? नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में बताया जाएगा। दूसरी बात कि हीलियम को इतने कम टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद अगर उसका ग्रेजुअली टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए तो वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक, और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेट्स की तरह काम करता है। और जो ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं ये स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज होते हैं। और कई बार सुना होगा एमआरआई टेस्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई टेस्ट वगैरह में जो मशीनें लगती हैं उसमें हीलियम के इस इस छोटे टेम्परेचर 4.2 केल्विन से कम टेम्परेचर तक उसको ठंडा करके सुपर कूल करके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाया जाता है। उसके बाद उसका इस्तेमाल स्पेक्ट्रोमीटर और एमआरआई में होता है। स्पेक्ट्रोमीटर और एमआरआई टेस्ट में हीलियम का इस्तेमाल मैग्नेट्स बनाने में किया जाता है। अच्छा, एक बात यह है कि हीलियम जो है वो ब्लड में आसानी से घुलता नहीं है, लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड हीलियम की, ध्यान रखना। मैं स्पेशली अभी हीलियम की बात कर रहा हूँ, फिर नियॉन की करूंगा, फिर आर्गन की करूंगा, फिर क्रिप्टॉन की करूंगा, फिर रेडॉन की करूंगा, एक एक करके बातें करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डीप सी डाइवर्स यूज ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर, ठीक, इनहेल करने के लिए। अच्छा, इसके लिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी किया जाता था पहले, लेकिन नाइट्रोजन की प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन हीलियम के कंपैरिजन में ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, हीलियम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो वी हैव अ बेटर ऑप्शन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है ना।
अच्छा, अब अस्थमा का जब इस्तेमाल हम लोग इस अस्थमा को सही करने के लिए इनहेलर्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो सिर्फ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करते हैं, उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के अंदर हम लोग हीलियम को मिक्स करके अस्थमा के ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हीलियम का एक अच्छा यूज़ ये भी है। अच्छा, एक और बात है कि मैग्नीशियम की चर्चा करो, ठीक, और एल्यूमिनियम की चर्चा करो, ये दोनों ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि इनके आसपास, ये एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का आप एक सैंपल मान लीजिए, इस सैंपल के आसपास वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम। अब हीलियम का ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया तो यहाँ ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं है, पानी नहीं है, वाटर वेपर नहीं है। तो जब ये सब नहीं है तो हीलियम और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें, सॉरी, हीलियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों चीज़ें ऑक्सीडाइज होने से बच जाती हैं। तो वी क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम अराउंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम सो दैट दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ठीक। अच्छा, एक बात और कि ये केमिकली रिएक्टिव नहीं है, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं होती, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिव नहीं होती, मतलब अगर इस पर रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये रेडियो एक्टिव हो नहीं जाती। तो न्यूक्लियस स्टेबल है, एटम भी स्टेबल है, तो इसको एटॉमिक रिएक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, हीट ट्रांसफर करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर उस बात को छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को, लेकिन ये हीट ट्रांसफर के लिए एटॉमिक रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन की चर्चा करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नियॉन। नियॉन के 2-3 अच्छे अच्छे यूजेस हैं, वही पढ़ के बता देते हैं, थोड़ी बहुत बोलेंगे, सुन लेना, समझ आ जाएगा। समझो कि नियॉन जो है वो करंट फ्लो बहुत आसानी से कराती है, मतलब नियॉन हाई वोल्टेजेस पे हाई करंट्स फ्लो कराने की प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए नियॉन को सेफ्टी डिवाइसेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। वोल्ट मीटर, रिले, रेक्टिफायर, है ना, इनको बचाने के लिए हम लोग नियॉन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नियॉन भर के रखते हैं। अच्छा, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ एक चीज, बीकॉन लाइट कुछ होता है। बीकॉन लाइट, ये बीकॉन लाइट रियली है क्या? तो सेफ्टी सिग्नल है बेसिकली नेविगेटर्स का। नेविगेटर का मतलब ऐसा समझो, फॉग पेनेट्रेशन कोई चीज़ होती है। फॉग पेनेट्रेशन का क्या मतलब है? फॉग पेनेट्रेशन का मतलब है कि जब भी कभी कोहरा वोरा ज़्यादा हो तो ऐसी लाइट की बीम जो कि इस फॉग को पेनेट्रेट करके दूर तक जाए और पाथ को क्लियर करे, ऐसी लाइट बनाने के लिए नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम वेपर लैंप्स आपने सुना होगा, येलो कलर की लाइट होती है उसमें, तो सोडियम वेपर लैंप में भरने के लिए नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू फिल सोडियम वेपर लैंप्स। चर्चा किसकी? अब आर्गन की। अब अगर आर्गन की चर्चा है तो आर्गन की कर लेते हैं भाई। आर्गन क्या है? तो समझो कि सबसे पहली बात, आर्गन बहुत कम रिएक्टिव है, इसके इलेक्ट्रॉन भी आसानी से नहीं निकलते, तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात ये है, इनर्ट एटमॉस्फेयर तो हीलियम से भी दे सकते हैं, नियॉन से भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, पर आर्गन का इस्तेमाल स्पेसिफिकली किया जाता है हाई टेम्परेचर्स पे। हाई टेम्परेचर पे क्यों किया जाता है? कि इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा करने पर भी इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, कंडक्टिंग नहीं रहेगा, तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा। मेटलर्जिकल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जब भी वेल्डिंग वगैरह हम लोग करते हैं मेटल्स की, तो उस वक्त आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है आसपास इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, किसी दूसरी गैसेस से हमारे मेटल्स ऑक्सीडाइज ना होने लग जाएं वगैरह वगैरह, इस तरह से चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग आर्गन का इस्तेमाल करते हैं।
एलॉयज वगैरह जब हम लोग बनाते हैं, मेटल को वेल्ड करते हैं, उस वक्त आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर, पहला तो यूज यही है, ठीक है। दूसरा यूज क्या है? अच्छा, एक सीधी सी बात है कि लैब में जो भी मटेरियल एयर सेंसिटिव हैं उनको हैंडल करने के लिए आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और बात कि आपने सुना होगा इनकांडेसेंट लैंप, और फ्लोरेसेंट लैंप, जो अपने घरों में ट्यूब लाइट वगैरह लगती है वो, तो उनमें हम लोग आर्गन गैस भर के रखते हैं। आर्गन गैस भर के रखते हैं। अच्छा, एक और बात, आर्गन का यूज नियॉन साइंस के लिए होता है। ये नियॉन साइंस क्या है? नियॉन साइन आपने सुना होगा, नियॉन कलर्स करके आपने सुना होगा। बेसिकली किसी भी कपड़े के अंदर बहुत सारे कलर्स जो हैं चमकीले से लगे होते हैं, उनको हम लोग नियॉन कलर्स बोलते हैं। मतलब ये होता है कि अगर कोई नियॉन आर्गन की कोटिंग अगर हम लोगों ने किसी कपड़े पर, किसी भी जगह पर, किसी शीट पर कर रखी है, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस पर लाइट डालने से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। तो जैसे यही लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चमकता हुआ ग्रीन कलर है, चमकता हुआ येलो कलर है, और भी 4-5 लिख दें तो ढेर सारे कलर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक मेटल की प्लेट है, उस मेटल की प्लेट पे आर्गन की कोटिंग वोटिंग कर रखी है। उस पर जब आप टॉर्च डालते हो तो अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, जब वाइट लाइट डालते हो तो। तो डिफरेंट कलर की लाइट गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। और देखो, चर्चा अब आती है क्रिप्टॉन की। इसके बाद आएगी ज़ेनॉन की। ज़ेनॉन की नहीं आएगी, ज़ेनॉन का सारा पढ़ा दिया है, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं। क्रिप्टॉन की चर्चा करेंगे बस। क्रिप्टॉन की चर्चा करो थोड़ा बहुत, अगर ज़ेनॉन के बारे में भी सोच लो, क्रिप्टॉन के बराबरी आसपास में ही। तो जो गैस फिलिंग लैम्प्स की बात हुई थी ना अभी, जब नियॉन में हमने की थी, तो क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन जो हैं वो गैस फिल्ड लैम्प्स में आर्गन और नियॉन से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ऐसा क्यों कि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं? तो क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन की बात करो तो मोर एफिशिएंट देन आर्गन एंड नियॉन इन गैस फिलिंग लैंप, है ना, गैस फिल्ड लैंप। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन है, ये दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ध्यान रखें, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है ड्यू टू लेस थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, एक बात और कि क्या क्रिप्टॉन अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है इसलिए गैस फिलिंग में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लैम्प फिलिंग में? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, जाता नहीं है। इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसकी क्वालिटी है वो अलग बात है, किया नहीं जाता है। कारण ये है कि क्रिप्टॉन पाया बहुत कम मात्रा में जाता है। अगर कम मात्रा में पाया जाता है तो कॉमन सेंस है, कीमत ज़्यादा है तो महंगा पड़ता है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। मगर जिस पर्पस से थर्मल कंडक्टिविटी के कम होने की वजह से आर्गन का इस्तेमाल करते थे, उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली क्रिप्टॉन यूज़ किया जा सकता है, अगर ये उतना ही पाया जाता जितना कि आर्गन पाई जाती है। तो ऑल दो पाई नहीं जाती क्रिप्टॉन ज़्यादा, तो मुश्किल है, ठीक है। रेडॉन की चर्चा करो। अब रेडॉन गंदा आदमी है, ये अपनी शक्ल बदलता है क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि भाई साहब जो हैं हमारे, वो रेडियो एक्टिव हैं। तो रेडियो एक्टिव रिसर्च में काम आएगा, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव रिसर्च में काम आएगा। और एक समझो कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, अगर उनसे ठीक ठाक रेडियो एक्टिविटी उनके पास है और कंट्रोलेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर लोगे, स्पॉन्टेनियस होता है, पर अगर ऐसा है कि ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा उसका हाफ लाइफ नहीं है, तो अच्छा खासा डिके होता है, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाते हैं किसी सैंपल से, तो हम ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट कैंसर का हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ
कैंसर, और जो वो ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ग्रोथ, है ना, मांस वास बढ़ जाना, उसका इस्तेमाल, उसका ट्रीटमेंट हम लोग रेडॉन से कर सकते हैं। और ऐसा भी समझो कि एक्सरे फोटोग्राफी कोई चीज़ होती है, क्लास में हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं एक्सरे फोटोग्राफी का। एक्सरे फोटोग्राफी एक चीज़ है, तो एक्सरे फोटोग्राफी में रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक्सरे फोटोग्राफी में रेडॉन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक्सरे फोटोग्राफी आपको मेटल्स के अंदर के डिफेक्ट्स बताती है, डिफेक्ट्स इन मेटल्स, ये डिटेक्ट किया जाता है। डिफेक्टेड मेटल का क्या मतलब है? मतलब उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, ये कैसे पता चलता है? जिसको हम बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डाइफ्रेक्शन प्रोसेस, है ना, जिसको हम लोग एक्सरे फोटोग्राफी बोल रहे हैं। तो इससे पता चलता है, और क्लास में कई बार डिस्कस हो चुका है, इस पर टाइम नहीं देते हैं ज़्यादा, तो उससे पता चलता है कि मेटल में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, लैटिस से कौन कौन सा एटम गायब है। तो ये हो गए यूजेस नोबेल गैसेस के, और इसी के साथ नोबेल गैसेस का पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम पी ब्लॉक में आगे कोई दूसरे ग्रुप्स अब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।